टू माई चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो कल हमने मैटर इन अवर सराउंडिंग टॉपिक है वो शुरू किया था। तो जो भी कैंडिडेट मेरे से जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे एसटेट टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ। और सबसे पहले जो मैंने सब्जेक्ट उठाया है वो है केमिस्ट्री, है ना। ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थंबनेल पर लिख भी रखा है स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आप केमिस्ट्री को अच्छे से कर लेते हैं और प्लस जनरल पार्ट की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो इनको मिला के ही आपका एस्टेट है वो बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप केमिस्ट्री को इतना अच्छा कर लीजिए। केमिस्ट्री हमेशा आपकी मतलब 10th लेवल तक ही रहती है ना। कभी कभी मतलब कोई टॉपिक होता है जो 11th तक जाता है, जो टॉपिक 11th तक जाता है या 12th तक जाता है वो मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर को। तो मैंने आपको कल टॉपिक शुरू कराया था चेंज ऑफ स्टेट। तो मैंने आपको बताया था उसके अंदर कि जब हम स्टेट का कन्वर्जन करते हैं तो स्टेट का जो कन्वर्जन होता है उसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है प्रेशर और दूसरा कौन सा होता है? टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन के अंडर में ही स्टेट आपस में चेंज होती है। यानी सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड है वो गैस में चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है क्या, कि जो हमारा 0.01 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और 4.58 mmHg जब प्रेशर होता है ना, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। जब इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर होता है ना तो इसमें वाटर अपनी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे वो आइस फॉर्म में भी रहेगा, वो लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा और वाटर की वेपर फॉर्म में भी रहेगा, जिसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, है ना। मतलब जब वाटर अपनी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। तो ये 12th का टॉपिक है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक, तो किस कंडीशन पर होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है और प्रेशर कितना होता है? 4.58 mmHg। जब ये प्रेशर होता है तो इसमें वाटर अपनी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है यहाँ पे हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो स्टेट पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है ना। तो मेल्टिंग का दूसरा नाम एक बार पूछा गया था, तो मेल्टिंग का दूसरा नाम फ्यूजन होता है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्जन होता है उसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक हमारा होता है मेल्टिंग पॉइंट। एक आपको याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। देखो, मेल्टिंग पॉइंट है ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760 mmHg। ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी एक सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ये होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट किसको मेजर करता है? मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया था, उसमें भी बताया था। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। जितना ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे मानो मैंने बोला कि एक पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक दूसरा सब्सटेंस है बी। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 25 डिग्री सेल्सियस और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब जो बी वाला है, बी वाला जो हमारा मैटर है, इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहा होगा, तभी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 30 डिग्री सेल्सियस है। और ए का जो होगा मेल्टिंग पॉइंट वो बी के कंपैरिजन में कम है। इसका मतलब है कि इसमें ए के अंदर जो मैटर्स के पार्टिकल है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहा होगा? वीक। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। ठीक है, अब उसके बाद में अब आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचटेट 2021 में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से ही मतलब क्वेश्चन बन गया था। जिसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन पता थी वो इजीली टिक कर देता। देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन हमें पता है क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन। लेटेंट का मतलब होता है छिपी हुई, हिडन। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या होती है? इसमें एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है ना। हमने कोई भी एक यूनिट मास का सॉलिड ले लिया। ठीक है, जब यूनिट मास के सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, तो वो ही इस प्रोसेस के लिए जो हमारे पास हीट रिक्वायर होगी वो ही हमारा क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी
यूनिट मास ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए शर्त क्या होती है, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो वही हमारा क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब जो लेटेंट हीट फ्यूजन आपको याद रखनी है, तो जो हमारे पास आइस की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो कितनी होती है, 334 किलो जूल, है ना। हमें पता है कि जो आइस होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होने के बाद भी इतनी एनर्जी वो और लेती है, 334 किलो जूल। ठीक है, ये वो एनर्जी होती है, ठीक है, जो आइस एब्जॉर्ब करती है और किसके अंदर कन्वर्ट होती है, वाटर के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 334 किलो जूल में पूरी आइस हमारी वाटर में कन्वर्ट होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके पास एनर्जी क्या होगी, आइस के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब कर ली, कितनी, 334 किलो जूल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारा बॉइलिंग। ये टॉपिक आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, ज़्यादा डेप्थ में भी आपको नहीं पढ़ना, बस हर एक लाइन को बिल्कुल जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है। देखो बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग का मतलब होता है सीधा सीधा कि जब लिक्विड चेंज होता है किसके अंदर, वेपर्स के अंदर। ठीक है, वो प्रोसेस हमारा कौन सा होता है, बॉइलिंग। अब एक दूसरा यहाँ पे टर्म यूज होती है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी टर्म इसमें यूज होती है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी एक लिक्विड होता है वेपर में चेंज होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की तरह बॉइलिंग पॉइंट भी किस पर डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मानो मैंने बोला कि एक मेरे पास में लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके बीच के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहा होगा, तभी तो इसको बॉईल होने में, उनके पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर करने में हमें ज़्यादा मतलब उसको हीट देनी होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, इसलिए इनकी वैल्यू अलग अलग रहती है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो बॉइलिंग होता है ये हमारा कैसा फिनोमेना होता है, बल्क फिनोमेना होता है। बल्क फिनोमेना मतलब जैसे मान लो ये पानी है, ठीक है, हम इसको यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, तो इसमें बल्क में पार्टिकल क्या होंगे, एनर्जी को लेंगे, और एनर्जी लेते के साथ ही ये क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, और वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, तो इसमें क्या होगा, बल्क फिनोमेना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये भी आपको याद रखनी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन तो आप समझिए कि लिक्विड का कन्वर्जन जब गैसेस के अंदर या वेपर्स के अंदर होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। ठीक है, अब है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी हिडन उष्मा, हिडन हीट। ठीक है, तो क्या होगा इसमें कि हमारे पास में कोई यूनिट मास का लिक्विड है, उसको हमें वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, शर्त क्या रहती है इसके अंदर कि टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी उस यूनिट मास ऑफ लिक्विड को वेपर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, वो हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर, वो कितनी होती है, 2260 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2260 किलो जूल पर किलोग्राम होती है, यानी जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर 2260 किलो जूल एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फिर वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वेपर्स के पार्टिकल में एनर्जी क्या होगी, वाटर के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास में 2260 किलो जूल एनर्जी क्या है, वाटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है कि जब हमारे वेपर्स ठंडे होते हैं और वेपर ठंडे होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, तो सीधा सीधा क्या मतलब है कि जब वेपर कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर तो वो हमारा प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा, जैसे मानो हमारे पास में गर्म पानी है ना, अब इस गर्म पानी को हमने ढककर रख दिया, अब
मान लो 10 मिनट बाद हमने क्या किया, ये पानी अब ठंडा हो गया, भाई इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो पानी ठंडा होगा। अब हमने इस ढक्कन को हटा कर देखा तो ढक्कन की अंदर वाली सरफेस पर क्या होगा, एकदम से पानी की बूंदें नीचे गिरेगी। तो वही प्रोसेस हमारा कंडेंसेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो वेपर हो गए वो ठंडे हो गए, ठंडे होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। तो यही प्रोसेस होता है हमारा कंडेंसेशन। आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर जब आप कोई शीशे वाली चीज़ है, तो हमें पता है कि सर्दियों में हमारे मुंह से क्या निकलती है, धुआं निकलती है। तो शीशे पर जब हम धुआं को निकलते हैं थोड़ी देर बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, क्योंकि ये कंडेंसेशन होता है। ठीक है, कंडेंसेशन जो होता है ये कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें भाई वेपर ठंडे हो रहे हैं, मतलब हीट को निकाल रहे हैं, हीट को निकाल रहे हैं तब जाकर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, हमारा एक्सोथर्मिक। अब आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है कि जो हमारा मेल्टिंग होता है ये कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक होता है जिस प्रोसेस में हीट को लिया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। मेल्टिंग क्या बताया था, सॉलिड से लिक्विड। अब इस सॉलिड से लिक्विड कब कन्वर्ट होगा, जब हम इसको हीट देंगे। तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक हो गया। उसके बाद जो बॉइलिंग प्रोसेस होता है उसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट होगा, जब हम इसको हीट देंगे, यानी ये भी कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। अब इसका जो रिवर्स होगा, रिवर्स मतलब कि जब वेपर होंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो वेपर लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, जब वो ठंडे होंगे। ठंडे कब होंगे, जब वो हीट निकालेंगे। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक। तो कंडेंसेशन भी एक्सोथर्मिक हो गया। और जो फ्रीजिंग होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, जब लिक्विड होते हैं वो जमता है और जमने के बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो ये भी तब होगा जब बहुत ज़्यादा कूलिंग होगी, है ना, तो टेम्परेचर कम होगा। तो ये भी कैसा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। यहाँ से क्वेश्चन अब की बार बना था। देखो प्रेशर होता है वो स्टेट को कैसे चेंज करता है। मानो मेरे पास में ये लिक्विड स्टेट है। अब लिक्विड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, पिस्टन से जब मैंने इस पर प्रेशर अप्लाई किया तो पार्टिकल्स पास पास आ गए, यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, गैस का लिक्विफिकेशन। यानी पहले हमने गैस के ऊपर पिस्टन लगाया, उन पार्टिकल्स को हम पास में लेकर आए। ठीक है, तो गैसेस का लिक्विफिकेशन, अब की बार क्वेश्चन पूछा था कि गैसेस का लिक्विफिकेशन किस कंडीशन में होता है। तो गैसेस का लिक्विफिकेशन किस कंडीशन में होता है, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जब हम प्रेशर को बहुत ज़्यादा करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो गैसेस क्या होती है, उसका लिक्विफिकेशन होता है, यानी गैसेस है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ड्राई आइस, कि ड्राई आइस क्या होती है। जो सॉलिड CO2 होता है ना, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, अब ड्राई आइस के लिए भी कंडीशन क्या होती है कि भाई ये हाई प्रेशर के अंडर में होती है। ठीक है, जो ड्राई आइस होती है ये भी हाई प्रेशर के अंडर में स्टोर होती है। जब हम CO2 को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, यानी उस पर प्रेशर लगाते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे सडन टेम्परेचर का चेंज होता है। ठीक है, और वो क्या बन जाती है, सॉलिड CO2। ठीक है, तो यही हमारी कौन सी होती है, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड CO2 होती है और ये हाई प्रेशर के अंडर में स्टोर होती है। आपको इसका टेम्परेचर याद रखना है। ड्राई आइस का टेम्परेचर बहुत कम होता है, -78 डिग्री सेल्सियस होता है। कहाँ यूज होती है ड्राई आइस, ड्राई आइस जो होती है ये हमारी गुड रेफ्रिजरेटर का काम करती है। ठीक है, और जो कोल्ड ठंडी जगह है वहाँ पे ड्राई आइस का ही यूज करते हैं, जो मीट वगैरह होती है उसको प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, देखो इवेपोरेशन में भी क्या होता है, लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, और बॉइलिंग में भी लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। बस आपको एक पॉइंट का डिफरेंस याद रखना है कि बॉइलिंग में तो क्या होता है कि लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, वो सारा का सारा प्रोसेस उसके बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, यानी एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे मानो आप पानी गर्म कर रहे हो। ठीक है, तो भाई आप थोड़ी सी देर बाद उसको जब हीट करोगे तो थोड़ी सी बार देखोगे आप उसमें स्टीम निकलती है, वेपर्स निकलते हैं। तो इसका मतलब यूँ थोड़ी ना है कि बॉइलिंग पॉइंट पर ही वेपर निकल गए, उससे पहले भी वेपर है वो निकल रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब नमक बनता है ना, पूरे दिन की जब हीट होती है तो समुंदर का पानी धीरे धीरे क्या होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब वहाँ पे पानी कोई उबलने थोड़ी ना लगता है, तो वो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन प्रोसेस बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। ठीक है, तो ये होता है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन एक तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है लिक्विड और फिर वो वेपर में कन्वर्ट होता है। और दूसरा ये कैसा फिनोमिना होता है, सरफेस फिनोमिना, है ना। सरफेस फिनोमिना का मतलब क्या
है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस से वेपर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब कौन कौन से, और दूसरा एक चीज़ और याद रखनी है कि इवापोरेशन है वो किसका कारण होता है, कूलिंग का। इवापोरेशन किसका कारण होता है, कूलिंग का। आपने देखा होगा कि गर्मियों में हम मटकों में पानी रखते हैं तो उसमें मटके में जो पानी ठंडा होता है वो इवापोरेशन प्रोसेस के दौरान होता है, ठीक है। दूसरा, हम कपड़ों को धो के सुखाते हैं तो कपड़े थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी कौन सा प्रोसेस होता है, इवापोरेशन होता है। तीसरा, जैसे मान लो हमने हथेली के ऊपर परफ्यूम डाल लिया तो कुछ टाइम बाद हमें क्या होगा, अपनी हथेली ठंडी फील होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने हथेली पर परफ्यूम डाला उसने हमारी हथेली से हीट एब्जॉर्ब की और वेपर में कन्वर्ट हो गया और वहाँ पे क्या हुआ, कूलिंग हुई। इसलिए तो जब हम कोई भी जैसे थिनर वगैरह लगाते हैं तो हमें ठंडा फील होता है, क्योंकि वहाँ पे इवापोरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इवापोरेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो होता है जितना ज़्यादा होगा इवापोरेशन भी उतना ज़्यादा होता है, यानी सरफेस एरिया है वो इवापोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मानो आपने कपड़े वॉश किए, ठीक है, आप कपड़ों को सुखा रहे हो, आपने कपड़ों को बिल्कुल जब सुखाते हो तो आप बिल्कुल उसको फैला के सुखाते हो ताकि कपड़े का सरफेस बढ़ जाए, और सरफेस एरिया उसका बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल सरफेस पर आएंगे और जैसे ही वो हीट लेंगे वो तुरंत वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए वो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। मानो आपने कपड़े धोए और कपड़ों को आपने सिर्फ मशीन से निकाला और उसको बिना ओपन किए ही आपने सुखा दिया, तो उस टाइम सरफेस एरिया कम होगा तो कपड़े देर से सूखेंगे। तो इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ इवापोरेशन प्रोसेस भी क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या होता है, इवापोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इवापोरेशन प्रोसेस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए तो क्या होता है, हमने देखा है कि जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हॉट समर डे होता है, उस दिन हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होता है, ठीक है। क्लाउडी डे वाले दिन जो हॉट समर डे है उस दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होता है, क्योंकि हॉट समर वाले दिन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा ह्यूमिडिटी। जो ह्यूमिडिटी होता है, क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं एयर में उसी को ही ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इवेपोरेशन की। यानी जिस दिन ज़्यादा ह्यूमिड होगा उस दिन इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। तो आपने देखा होगा कि जिस दिन बादल होते हैं तो उस दिन जब हम कूलर चलाते हैं तो उस दिन नमी होती है ना, तो इतना जल्दी वो ठंडा नहीं करते। लेकिन जब हॉट समर डे होता है तो उस दिन कूलर जल्दी ठंडा करते हैं क्योंकि उस दिन ह्यूमिडिटी नेचर में कम होती है। तो ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विंड स्पीड। विंड स्पीड कैसे अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन जितना ज़्यादा होगा, है ना, विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जिस दिन हवा तेज चल रही होती है उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है कि कोई लिक्विड जितना ज़्यादा वोलाटाइल होगा, वोलाटाइल का मतलब होता है इजीली वेपराइज होना, यानी जो लिक्विड जितना ज़्यादा जल्दी वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा इवेपोरेशन प्रोसेस उतना ही ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा कि जब हम स्कूटी या मोटरसाइकिल है उसकी जब हम पेट्रोल टंकी को ओपन रख देते हैं तो पेट्रोल उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल जो होता है इजीली वेपराइज होने वाला सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो पेट्रोल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल ये सारे वोलाटाइल नेचर के होते हैं, तो इनके दौरान इवेपोरेशन फास्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा था नेचर ऑफ लिक्विड। तो जितना ज़्यादा वोलाटाइल नेचर का होगा उतना जल्दी क्या होगा, इवेपोरेशन, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था मैटर इन अवर सराउंडिंग। ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। जितना मैं पढ़ा रही हूँ आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर जब आप लगा के देखोगे तो मैं 100% श्योर होकर कहती हूँ इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ठीक है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।